हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं खुशबू। आज मैं फिर आपके लिए लाई हूं एक न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रीलिम्स फैक्ट्स क्या होते हैं, कैसे उनको पढ़ा जाता है और क्या होते हैं, कैसे उनके थ्रू हम एमसीक्यूज़ बना सकते हैं, कैसे उनके थ्रू हम खुद मॉक टेस्ट बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें से आप कैसे प्रीलिम्स फैक्ट क्यों निकालें, क्योंकि आप कितने एमसीक्यूज़ लगाएंगे, आप कितनी बुक्स के एमसीक्यू लगाएंगे, आप पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज़ लगाएंगे, तो कितना ज़्यादा टाइम टेकन चीज़ें हैं ये। सो आज उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा चीज़ें सॉर्ट करने के लिए आज मैं वीडियो लाई हूँ। पहली बात तो ये कि स्टडी जो करनी चाहिए वो हमेशा हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल रहेगा कि आप अगर चाहें तो आप खुद कैसे किसी क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको। फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे वीडियोस हैं मेरे, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि अगर आप खुद से भी चाहें तो आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज़ ये इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर आप नहीं समझेंगे किसी भी एग्ज़ामिनर का माइंड, कि तब तक आप कैसे किसी पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अब जो आप पेपर देने जा रहे हैं वो आपको एक प्रोफाइल पे जाना है, ना कि आपका वो जो स्टूडेंट करियर होता है वो एक ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, तो आप जो ये पेपर दे रहे होते हैं, आप खुद इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद उस पोजीशन पे जाएंगे कि आप खुद एक एग्जामिनर बन सकते हैं इस सारे पेपर के लिए। जब आपका टाइम टू टाइम प्रमोशन हो जाएगा तो ये चीज़ें आपको अभी से ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ बुक की नॉलेज लेंगे, आप सिर्फ बुक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। तो एग्जामिनर का माइंड रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है कि ये जो होता है कैसे आपको पीटी फैक्ट्स पढ़ने चाहिए। मैं पहले तो आपको इस पे बाद में आऊँगी, पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने पार्ट 1 लिया हुआ है इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि संविधान के अनुसार कि संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये मैंने एक बुक का कंटेंट लिया हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा पैरा मैंने उठाया हुआ है, इसीलिए मैंने इतना छोटा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने एक ये छोटा सा पैरा उठाया हुआ है। जैसे कि आपने देखा है 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है जबकि लोकसभा निचला सदन कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अब जैसे कि आपको ये मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया, अब आप देखें, इसमें गौर करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें हाईलाइट होंगी कि जो आपका आपने देखा होगा। जैसे कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया होगा, कोई एमसीक्यूज लगाए होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसी से ही तो क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? आपके पैरा से ही तो बनते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्वेश्चन आपके बनते ऐसे हैं कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं उठाती हूँ आपका ये। ठीक है, जैसे कि संविधान के अनुसार कि संसद के 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, पहले हम इतने पे ख़त्म करते हैं। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका कोई एक बन गया कि संविधान के अनुसार संसद के 3 भाग होते हैं, निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। अगर हम यूपीएससी पैटर्न उठाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कैसे बनेगा? ए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और बी आपका बनेगा कि ए और बी सही है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें आपका क्या होता है कि आपको इसमें फाइंड करना होता है। अब आपने क्या है कि यहाँ पे ये प्रीलिम्स फैक्ट निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे कि दे दिया गया कि इसके अलावा आपको फर्स्ट में लिख दिया गया राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सेकंड में कुछ और लिख दिया गया, थर्ड में कुछ और लिख दिया गया। तो आपने देखिए, आपने खुद क्वेश्चन बनाया ना, खुद क्रिएट किया ना। उसके बाद हम उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ये छोड़ दीजिए, जैसा कि आपका ये बनता है राज्यसभा। देखिए राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और जबकि लोकसभा जो है वो आपका निचला सदन कहलाता है। ठीक है, अब इससे आपका क्या निकल रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च सदन कौन सा कहलाता है, ठीक है, आपको प्रीलिम्स में यही तो फैक्ट बनते हैं ना कि ये क्या कहलाता है, ये किससे कनेक्टेड है। अब आपके प्रीलिम्स फैक्ट और एमसीक्यू में क्या होता है। ठीक है, तो
तो राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है और जबकि लोकसभा निचला सदन कहलाती है। तो आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च सदन कौन कहलाता है, ठीक है, और निचला सदन कौन कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका इतने ही पैरा से देखिए आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। उसके बाद आता है राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए आपको इससे क्या चीज़ 2 क्वेश्चन मिले, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है, कि आप कितना अच्छा किसी पैरा को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे होंगे कि संविधान संसद के कौन से 3 भाग होते हैं, ठीक है, आपको मेंस में भी आ सकता है, इसको ही आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, ठीक है, आपको प्रीलिम्स में। तो ये एक एग्जांपल मैंने एक मतलब मैं पूरा इंडियन पॉलिटी का भी नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे किसी भी एग्जामिनर के माइंड को रीड किया जाता है, कैसे किसी क्वेश्चन को बनाया जाता है, मैंने किस तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। ये एक सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप खुद भी पैरा पढ़ रहे हैं, आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, तो आप उसको कैसे अंडरलाइन करके क्वेश्चन को निकालें। तो आपको यू हैव टू अंडरलाइन, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप कितने मॉक टेस्ट लगाएंगे अगर आप खुद नहीं क्वेश्चन क्रिएट करना सीखेंगे तो। क्योंकि आप किसी क्लास में पास होने की तैयारी अब नहीं कर रहे हैं, आपको एक प्रोफाइल पे जाना है, एक अच्छी पोजीशन पे जाना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को जज बनना है। तो ये बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड पोजीशन होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन होती है। तो उसके लिए आपको एक स्टूडेंट माइंड से नहीं, एक उस लेवल के माइंड से सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। मैंने एक और आपको एग्जांपल के लिए लिया है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने उठाया है 1857 की क्रांति को। इससे भी आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो मैं सबसे पहले तो आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने का विरोध किया। उसने काफ़ी उत्पात मचाया। 8 अप्रैल 1857 को उससे फांसी दे दी गई। 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया। अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनके शस्त्र जब्त करना आरंभ कर दिया, यानी कि उनके जितने भी हथियार थे उनको जब्त करना आरंभ कर दिया। सैनिकों को सजा दी जाने लगी और उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया जाने लगा। अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। अब देखिए मैंने इतने इन शॉर्ट में आपको इसलिए चीज़ लिखी कि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी और कहाँ पे जाके ख़त्म हो गई। देखिए ये भी आपका माइंडसेट डिपेंड करता है कि आप कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को निकालते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पर तो बहुत बड़ा चैप्टर है, स्पेक्ट्रम में भी है, बिपिन चंद्रा में भी है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाला, इम्पॉर्टेंट कंटेंट निकाला। तो ये सब कुछ आपकी रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी बुक को पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ना मैटर नहीं करता है, बुक को समझना, आपको राइटर की लैंग्वेज को समझना, राइटर के माइंडसेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे कैसे प्रीलिम फैक्ट बन सकता है। सबसे पहले तो मैं आती हूँ इस पर कि जैसा कि आपने देखा है कि सबसे पहले बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूसों का, देखिए इससे ठीक है, 1 मिनट है। देखिए सबसे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च को चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने का विरोध किया, ठीक है। तो देखिए इससे कैसे आपका प्रीलिम्स फैक्ट बन सकता है। इसमें क्या होता है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से कब मना करा, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किस स्थान पे मना करा था, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पे मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था, या वो कौन सी छावनी थी, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं, इससे मैंने आपको 4 क्वेश्चन निकाल के दिखा दिए, ठीक है। इससे मैंने आपको 4 क्वेश्चन निकाल के बताए। अब इसका मेंस में भी बन सकता है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, 1857 की क्रांति क्यों शुरू हुई थी। आप देख रहे हैं सिर्फ 3 लाइन से कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखा दिया, और ये क्वेश्चन आपने ज़रूर लगाए होंगे,
आई एम डैम श्योर कि आपने ये क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे कि 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई थी, किस छावनी में। तो ऐसे क्वेश्चन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इतना तो अभी मैंने बताया। उसके बाद आता है कि देखो, उसके बाद आया कि उसने काफ़ी उत्पाद मचाया और 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई। देखिए सेकंड आपको क्वेश्चन वहीं से ही मिल गया। अब इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। क्यों फांसी दी गई ये भी बन सकता है, क्यों, क्योंकि उसने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है 6 मई को सैनिकों ने फिर विरोध किया, ठीक है। तो फांसी देने के बाद विरोध कब उत्पन्न हुआ था, सैनिकों द्वारा, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद अब कंपनी ने भारतीय सैनिकों का रुख देखते हुए उनके क्या कहते हैं शस्त्रों को जब्त कर लिया था। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सैनिकों को सदा जीत आने लगी, उन्होंने बड़ी संख्या में कैद किया जाने, तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, या फिर अगर आपका मेंस में आता है तो आप इतना डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अंत में 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध किया और विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्रांति की शुरुआत कब से शुरू हुई, ठीक है। मतलब कि जब या भी ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, मंगल पांडे को फांसी देने के बाद जब एक्चुअल में जब आपकी क्रांति शुरू हुई तो कब हुई। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि कैसे आपको अपना माइंड सेट क्लियर करके पढ़ाई करनी है, ठीक है, ना कि सिर्फ आपको बुक पढ़ते जाना फिर आपको रिवीजन करना है। तो इससे आपको नोट्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वैसे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आती हूँ। देखिए, इसमें मैंने आपको एक शॉर्ट नोट में बताया हुआ है कि आप कैसे खुद से प्रीलिम्स फैक्ट्स बना सकते हैं, कैसे आप इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने आप से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक, ठीक है। टॉपिक में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक उठाना होगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं लाती हूँ टॉपिक में आपको क्या करना होगा कि जैसे मैंने अभी एक टॉपिक उठाया, मैंने उतनी चीज़ों को अंडरलाइन करा, उसके बाद उसको मैंने पूरा रीड करा। आपने मेरा पढ़ने का तरीका देखा, मैंने डायरेक्ट नहीं प्रीलिम्स फैक्ट बताना शुरू करे, मैंने पहले उसकी पूरी टॉपिक को, एक टॉपिक उठाया, फिर उसके डिस्क्रिप्शन को पूरा रीड करा, ठीक है। ये मेरे 2 स्टेप क्लियर हो गए। जिस टॉपिक का मुझे प्रीलिम्स फैक्ट बनाना है उसको मैं उठाऊंगी, उसका डिस्क्रिप्शन रीड करूंगी, उसके बाद जो मुझे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको मैं अंडरलाइन कर लूँगी, ठीक है। इसमें मैंने अंडरलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने अंडरलाइन किए हुए मैटर को निकाल के इसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइंड पीटी फैक्ट्स। देखिए, मैंने आपको कैसे बताया, ऐसे ही बताया ना, मैंने पहले टॉपिक उठाया, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर अंडरलाइन, देन पीटी फैक्ट। उसके बाद आप खुद से जो है एमसीक्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे किसी भी जीएस को पढ़ना है, किसी भी जीके को पढ़ना है, या किसी भी सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आगे और भी मैं इससे वीडियो बनाती रहूँगी कि कैसे और भी मेंस के क्वेश्चंस आपको क्रिएट करने हैं खुद से, कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और कैसे आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, आपको कैसे लॉ के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, कैसे जीएस के सेल्फ नोट्स बनाने। मैं जीएस इसलिए भी पढ़ा रही हूँ, जीएस के बीच बारे में इसलिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ क्योंकि आपका जो लॉ का एग्ज़ाम होगा वो बिना जीएस के तो क्लियर नहीं होगा। आपको लॉ के साथ साथ जीएस और जीके का पेपर भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। एंड अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।